हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने बात किया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर लंग्स जो है वो एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है, तो उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग मेनली देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है और कैसे रेस्पिरेशन होता है। हालांकि ह्यूमंस के अंदर जो मेनली रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मसल्स वगैरह में जो लिम्स की मसल्स होती हैं इसमें कभी कभी विगोरियस फिजिकल एक्सरसाइज करने की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे और बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की कि वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं विच हेल्प इन द रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है जिसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि फिर इसको मिटाएंगे और एक एक चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए इसको फटाफट आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, मेरे मिटाने से पहले इसको ड्रॉ कर लीजिएगा और सारी चीजों को एक एक करके अपने जो है जेहन में बिठा लीजिए, अपनी कॉपी पर रख लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज को तो वो चीजें आपकी माइंड में होनी चाहिए कि हाँ ये मेरे फिगर में यहाँ है। तो इस तरह से अगर देखें तो ये कंप्लीट ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और हम लोग अगर बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले क्या होता है, हेड होता है। दूसरा जो होता है वो थोरैसिस होता है और तीसरा जो होगा वो एब्डोमेन होता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। हेड की बात हम लोगों को यहाँ करनी नहीं है, हेड की बात हम लोग करेंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे हेड की बात करेंगे। लेकिन थोरैसिक की बात करेंगे। थोरैसिक कैविटी जो होती है, जो चेस्ट कैविटी होती है यानी एब्डोमेन के ऊपर का रीजन, इसी को हम लोग थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो इसी थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है। हालांकि इस थोरैसिक कैविटी में केवल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। जो थोरैसिक कैविटी में होता है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है इनहेल ऑफ ऑक्सीजन और एक्सपायरेशन का मतलब होता है एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये काम होता है थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी के नीचे के हिस्से को हम लोग एब्डोमेन कहते हैं या एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी इज सेपरेटेड बाय अ थिक मस्कुलर लेयर दैट इज नोन एज डायाफ्राम। इसी को हम लोग डायाफ्राम कहते हैं। तो आइए, सबसे पहला जो ऑर्गन हम लोग बात करते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है वो है हमारी नोज। और नोज में आप लोगों ने देखा होगा 2 छिद्र होते हैं, इनको नॉस्ट्रिल कहते हैं, नॉस्ट्रिल। और नोज के नीचे ही माउथ कैविटी पाई जाती है। माउथ कैविटी और नोज यानी नॉस्ट्रिल जो है, इन दोनों के बीच में एक बोनी प्लेट लगी होती है। इस बोनी प्लेट के द्वारा ये सेपरेटेड होते हैं, इस बोनी प्लेट के द्वारा ये सेपरेटेड होता है। फिर इसके नीचे आए तो जो एयर कैरिंग ट्यूब होगी और जो फूड कैरिंग ट्यूब होता है, ये दोनों एक ही होता है। इसी को हम लोग फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स से नीचे आने पर यहाँ से जो फूड कैरिंग ट्यूब है उससे एक दूसरी ट्यूब निकलती है जो एपिग्लॉटिस से जो है वो सेपरेटेड होता है। ये एपिग्लॉटिस जो है वो फ्लिप लाइक कवर होता है। जब कभी भी भोजन निगला जाता है तो ये फ्लिप बंद हो जाता है ताकि फूड पार्टिकल्स जो हैं वो इस एयर ट्यूब में न आने पाए। एयर ट्यूब या जिसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं या जिसका नाम है ट्रैकिया ये होती है। तो यहाँ से ऑक्सीजन आती है या कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। फिर नीचे अगर देखें तो वहीं पे लैरिंग्स लगा होता है, लैरिंग्स होता है। और लैरिंग्स के नीचे जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, सी शेप में रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई एक ट्यूब होती है। इसी ट्यूब को हम लोग रिंग ऑफ कार्टिलेज मसल्स कहते हैं।
ये ट्रैकिया है जो विंड पाइप है, इसी के द्वारा आती है। ये कार्टिलेज मसल से बनी होती है ताकि जब कभी भी इसमें एयर ना हो तो ये कोलैप्स ना करने पाए, ये सिकुड़ने ना पाए। तो ट्रैकिया जो बनी होती है वो कार्टिलेज मसल से बनी होती है और इसके कार्टिलेज से बने होने का मेन कारण यही है कि ये एयर की अब्सेंस में क्लोज ना होने पाए, ये चिपकने ना पाए आपस में, यानी इसके कोलैप्स ना होना पड़े, इसे कोलैप्स ना होना पड़े। फिर नीचे आए तो ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस फर्दर एंट्री करता है किसमें, लंग्स में। दो लंग्स होते हैं यहाँ पे, कितने लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं। ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। लेफ्ट वाला लंग्स जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है राइट से, राइट वाला थोड़ा बड़ा होता है। तो अभी ये लंग्स हो गया और लंग्स के अंदर पहुंच के ये ब्रोंकस जो है वो कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। पूरे के पूरे लंग्स में जो है ये फैल जाती है, पूरे लंग्स में ये फैल जाती है और इसी को ब्रांचियोल्स कहते हैं। ये ब्रांचियोल्स है। प्रत्येक ब्रांचियोल्स के अपर एंड पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एल्वियोलाई कहती हैं और एक्चुअल में एल्वियोलाई इज द रीजन वेयर द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। एल्वियोलाई वो रीजन होता है जहां पे गैसियस एक्सचेंज जो है वो होते हैं। तो ये कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर है थोरैसिक कैविटी का, जिसके अंदर वो सारे ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो ऑर्गन्स एक्चुअल में रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो फटाफट इसको आप लोग ड्रॉ करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो फटाफट इसको ड्रॉ करिए। बिठा लें। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को या ह्यूमन रेस्पिरेशन को हम लोग 3 स्टेप में समझ सकते हैं बढ़िया से, अगर हम लोग इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं। हालांकि थोड़ा ये प्रोसेस जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दो ही ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, या हम यूं कहें कि तीन कह सकते हैं। तीन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टफ होते हैं। एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम और सबसे टफ जो है वो है नर्वस सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम्स जो हैं वो बहुत टफ होते हैं, इसलिए इन 3 सिस्टम को समझने के लिए पूरा का पूरा कंसंट्रेशन और पूरा अटेंशन होना चाहिए। तो इस चीज को हम लोग पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो टू अंडरस्टैंड the respiratory system, to understand the respiratory system we divide it into 3 भाग में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 3 लेवल्स में हम लोग इसकी बात करेंगे। 3 लेवल्स में सबसे पहला लेवल क्या होगा, जिसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सबसे पहला पार्ट जो हम लोग देखते हैं वो ये कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम लोग क्या देखेंगे, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये गैसेस के एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है, किसके किसके बीच में, बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स। तो सबसे पहला प्रोसेस जो हम लोग देखेंगे, जो फर्स्ट लेवल होगा वो ये कि एनवायरमेंट से गैसेस जो है वो लंग्स में आती कैसे हैं और लंग्स से गैसेस जो हैं वो एनवायरमेंट में जाती कैसे हैं, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। दूसरे लेवल में हम लोग स्टडी करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन का। इंटरनल रेस्पिरेशन में हम लोग किन किन चीजों की बात करेंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन में हम लोग बात करेंगे कि जो गैसेस
आती है लंग्स के अंदर, वो लंग्स से ब्लड में कैसे एक्सचेंज होती है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, between lungs and blood। ब्लड और लंग्स के अंदर जो है वो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ये चीज हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन में देखेंगे। और फिर लास्ट जो लेवल आता है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसी 3 लेवल्स के अंदर हम लोगों को पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन, किसका, ऑफ ऑर्गेनिक compound in cell, due to which energy is released। जिसकी वजह से क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। तो कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग इन्हीं 3 लेवल्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहला लेवल जो होगा वो होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखेंगे बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स। एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। दूसरे स्टेप में हम लोग देखेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी जो लंग्स है, लंग्स से कैसे गैसेस जो है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज होती है और ब्लड में उपस्थित गैसेस जो है वो पुनः लंग्स में कैसे डिफ्यूज आउट होती हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की, कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर कैसे जो गैसेस जाती हैं लंग्स में और लंग्स से ब्लड के थ्रू सेल्स टू सेल्स पहुंचती हैं, तो कैसे वहां पे जो फूड ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में हमने खाया है, डाइजेस्टेड हुआ, एसिमिलेट हुआ, तो वो कैसे फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, कैसे एनर्जी रिलीज होती है और कैसे ये रिलीज्ड एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो इन 3 लेवल्स में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं, किन किन ऑर्गन से मिलकर के ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। तो मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं उनकी जरा बात कर ले, फिर देखें कि उनका लोकेशंस कहां है और क्या काम करते हैं। तो मेन organs of human respiratory system, main organs of human respiratory system, कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे। तो स्टार्ट करें ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले क्या आता है, नोज। क्या चीज आता है, नोज। फिर क्या आएगा, नेसल पासेस आता है। दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या है, नेसल पासेस, दैट इज आल्सो नोन एज नेसल कैविटी। इसको हम लोग और क्या नाम देंगे, नेसल कैविटी। फिर क्या आएगा, ट्रैकिया। फिर अगला जो ऑर्गन होगा वो क्या होगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई। फिर क्या आएगा, लंग्स आएगा। लंग्स के बाद अगर हम लोग बात करें तो फिर क्या चीज होगा, डायाफ्राम। तो इतने सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो अब एक एक करके देखें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, has external opening, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है ये, नॉस्ट्रिल।
इसी को क्या कहेंगे, नॉस्ट्रिल कहते हैं। ठीक है, ये वो पॉइंट होता है जहां से एयर क्या होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करती है। तो दिस इज द पॉइंट, this is the point from where air enters into a respiratory tract, respiratory tract। ये वो पॉइंट होता है जहां से एयर जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या करती है, एंटर करती है। अब ध्यान रखना, नॉस्ट्रिल के बाद क्या आता है, नॉस्ट्रिल के बाद नसल कैविटी आती है। तो नॉस्ट्रिल आर फॉलोड बाय नसल कैविटी। नॉस्ट्रिल्स जो है उनके बाद क्या आएगा, नसल कैविटी आती है, which opens in the posterior part, which opens in the posterior part of bucopharyngeal cavity, जो कहां जाके खुलती है, bucopharyngeal cavity के पोस्टीरियर पार्ट में खुलती है, ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी, जिसको हम लोग फेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं। अब देखो, टर्मिनल पार्ट जो होता है, टर्मिनल पार्ट एक सॉफ्ट प्लेट जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको अल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्वा। और अपर चेंबर जो होता है, जो ऊपर का चेंबर होगा, इस ऊपर के चेंबर को नेसोफेरिंक्स कहते हैं। ध्यान रहे, इस बात को नोट करने की जरूरत नहीं है। ऊपर के पार्ट को नेसोफेरिंक्स कहते हैं, जबकि नीचे का पार्ट जो होता है वो अल्वा कहलाता है। अब जो लैरिंग्स है वो कैसा होता है, लैरिंग्स को आपने देखा, लैरिंग्स एक मॉडिफाइड ट्रैकिया होती है। लैरिंग्स जिसको हम लोग स्वर यंत्र भी कहते हैं, थ्रू व्हिच द वॉइस इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज नोन एज लैरिंग्स। तो लैरिंग्स है क्या, ये एक मॉडिफाइड ट्रैकिया है। तो याद रखिएगा इस बात को, larynx is a modified trachea which forms a connection between pharynx and trachea। जो ट्रैकिया और फेरिंग्स के बीच में एक कनेक्शन बनाता है। अब देखो, जो लैरिंग्स की ओपनिंग होती है वो ग्लॉटिस कहलाता है, जो कि किसके द्वारा ढका होता है, एपिग्लॉटिस के द्वारा। तो द opening of larynx is called glottis। जो ओपनिंग है लैरिंग्स की, इसको हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं, which is guarded by, तो किसके द्वारा ढका हुआ होगा, एपिग्लॉटिस के द्वारा, एपिग्लॉटिस, जो एपिग्लॉटिस के द्वारा गार्डेड होता है। तो इस बात को फिर से जान लें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो एक एक्सटर्नल ओपनिंग पाई जाती है जिसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, और ये वो पॉइंट होता है जहां से एयर जो है वो एंट्री करती है किसके अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो एयर एंट्री करती है वो नॉस्ट्रिल्स के द्वारा। नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं उनके बाद नसल कैविटी पाई जाती है, जो ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में जाके खुलता है। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स एक मॉडिफाइड ट्रैकिया है। लैरिंग्स क्या है, एक मॉडिफाइड ट्रैकिया है, और हम लोग जानते हैं कि लैरिंग्स जो है वही साउंड प्रोड्यूस करता है।
लैरिंग्स ट्रैकिया को फेरिंग्स से जोड़ने का काम करता है। लैरिंग्स क्या करता है? लैरिंग्स जो है वो ट्रैकिया को जोड़ता है किससे? फेरिंग्स से। अब लैरिंग्स जो है वो ग्लॉटिस में जाके खुलता है और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लिप लाइक कवर लगा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब आइए ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया की बात करते हैं। तो ट्रैकिया जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेज मसल से बना होता है। ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ट्रैकिया क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो लगभग 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है। इस चीज को जान लीजिए कि ट्रैकिया लगभग 12 सेंटीमीटर लेंथ में और 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है। तो ट्रैकिया इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्रैकिया is a ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्रैकिया जो है वो एक ट्यूब की तरह से स्ट्रक्चर होता है ऑफ 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो 12 सेंटीमीटर लेंथ में और 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है। ये कहां से स्टार्ट होता है? नेक से। और कहां खत्म होता है? मिडिल ऑफ थोरैसिक कैविटी। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेक, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेक एंड it starts from neck and end in the middle of thoracic cavity। ये नेक से स्टार्ट होकर के और thoracic cavity के मध्य में खत्म हो जाता है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। ट्रैकिया कितने भाग में डिवाइड होता है? ट्रैकिया डिवाइड्स into 2 branches। ट्रैकिया जो है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है और इस दोनों ब्रांचेस को हम लोग कहते क्या हैं? ब्रोंकाई। 2 divides into 2 branches known as bronchi, known as bronchi, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। अब ब्रोंकाई जो होते हैं ये लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। तो these bronchi enters into lungs। ये ब्रोंकाई जो हैं वो लंग्स के अंदर क्या करेंगे? एंटर कर जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने फिगर में देखा था कि जो ट्रैकिया से निकलने वाले 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यही ब्रोंकाई कहलाते हैं। लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट लंग्स में और राइट साइड वाला राइट लंग्स में एंट्री कर जाता है। ट्रैकिया इज सराउंडेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस मसल्स। ट्रैकिया इज सराउंडेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस मसल्स। ट्रैकिया जो होती हैं वो सी के आकार की कार्टिलेजिनस मसल से सराउंडेड होते हैं। ध्यान रहे ये रिंग्स जो होती हैं वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकती हैं। जब कभी भी ट्रैकिया के अंदर एयर ना हो तो ऐसे में ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना होने पाए, इसीलिए ये कार्टिलेजिनस मसल से बनी होती हैं। तो ट्रैकिया या इस तरह से लिखेंगे these rings avoid the collapsing of trachea। ये रिंग्स जो होती हैं वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकती हैं।
तो फिर से एक बार रिकैप कर लें कि ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और 2.5 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर में होता है। और ये स्टार्ट कहां से होता है? नेक से स्टार्ट होता है और थोरेसिक कैविटी के मध्य में जाकर के ये क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ट्रैकिया जो है वो फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसको ब्रोंकाई कहते हैं और यही ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के अंदर इंटर करता है। ट्रैकिया जो है वो सी के आकार की कार्टिलेजिनस मसल्स के द्वारा क्या होता है? बना हुआ होता है और ये कार्टिलेजिनस मसल से इसलिए बना होता है ताकि जो है वो ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर कोलैप्स ना होने पाए। तो इतनी चीजों को फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग अभी और आगे बात करेंगे ट्रैकिया के बारे में। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो इतनी चीजें हो गई कि ये रिंग्स जो होती है वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से क्या करती हैं? रोकती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो लंग्स के अंदर इंटर करता है यानी जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई बार बार डिवाइड होता है और क्या बनाता है? ब्रांचियोल्स। तो द ब्रोंकाई which enters into lungs divided again and again। ये बार बार डिवाइड होगा और बार बार डिवाइड होकर के क्या बनाते हैं? एंड फॉर्म्ड ब्रांचियोल्स। यही ब्रांचियोल्स बना लेते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि ब्रोंकाई जो होती है वो लंग्स के अंदर जा करके पुनः डिवाइड होती है और डिवाइड हो करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ब्रांचियोल्स में। अब ध्यान रखो कि a pair of lungs is situated in the thoracic cavity। a pair of lungs situated into thoracic cavity। thoracic cavity के अंदर एक पेयर लंग्स पाए जाते हैं। तो a pair of lungs situated into thoracic cavity, एक पेयर लंग्स जो होंगे वो thoracic cavity में होते हैं। ये लंग्स होते कैसे हैं? तो these lungs are double layered। these lungs are double layered। ये डबल लेयर के होते हैं, दोहरी परत वाले होते हैं। out of which outer one is parietal and inner one is visceral। जिसमें बाहर का जो लेयर होता है वो पैरिटल कहलाता है और इनर का जो लेयर होगा वो कैसा होता है? विसरल। अब ध्यान देना कि इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। याद रखना क्या चीज? कि between these two layers, इन दोनों लेयर्स के बीच में there is a fluid filled cavity। इनमें क्या होता है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है which is known as pleural cavity। जिसको क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी कहते हैं। और ये जो प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड आता है, ये फ्लूइड लंग्स के द्वारा ही सिक्रेटेड होता है। इस फ्लूइड को कहीं बाहर से नहीं आना होता है, लंग्स ही इस फ्लूइड को सिक्रेटेड करता है। तो दो चीजें यहाँ पे हम लोगों ने देखा। पहली चीज तो ये देखा कि
ब्रोंकाई जो है वो जो लंग्स के अंदर इंटर होती है, ये बार बार डिवाइड होती है और ब्रांचियोल्स बनाती है। पहली चीज तो ये हम लोगों ने देख लिया। दूसरी चीज देखा कि थोरैसिक कैविटी के अंदर एक पेयर लंग्स पाया जाता है। एक पेयर लंग्स, ये लंग्स जो होते हैं वो डबल लेयर्ड होते हैं, यानी दोहरे परत के होते हैं। आउटर वन लेयर जो होती है वो पैरिटल और इनर वाली जो होती है वो विसरल होती है। दूसरी चीज, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी कहते हैं। जो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। अगली चीज जो हम लोगों ने जाना है अभी क्या, कि जो ये फ्लूइड इस कैविटी के अंदर भरा होता है, इस फ्लूइड को लंग्स स्वयं सिक्रेटेड करता है। तो द फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय वॉल्स ऑफ लंग्स। द फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ लंग्स। ये लंग्स के वॉल्स के द्वारा सिक्रेटेड होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये फ्लूइड कैविटी पाई जाती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो प्लूरल कैविटी होती है, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि लंग्स के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। जो लंग्स फूलता पिचकता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर क्या होता है? एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है। जैसे ही एयर इसके अंदर आती है ये एक्सपेंड होता है और जब एयर निकल जाती है तो ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बार बार इस तरह का एक रिदमिक मूवमेंट जो है वो लंग्स के अंदर होता है। तो प्लूरल कैविटी जो होती है वो उसके अंदर के फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है। जो फ्लूइड भरा होता है वो फ्रिक्शन नहीं होने देता है। तो इतनी चीजें आप लोगों ने देख लिया। ये सारे पार्ट्स थे इसके अंदर, जहां पे हम लोगों ने देखा कि जो एक्सटर्नल, जो फर्स्ट लेवल था कि जो एक्सटर्नल गैसेस एक्सचेंज होता है, कहां से कहां तक एक्सटर्नल गैसेस एक्सचेंज होता है, फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द लंग्स। ये चीज हम लोगों ने देखी कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो इसमें आते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि ब्रीदिंग कैसे होती है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि ब्रीदिंग के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर आती है, ऑक्सीजन इनहेल होती है। किसके अंदर? लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आती है। ये सारी चीजें आपको केवल समझने की है, ज्यादा नोट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देख लिया, तो अभी हम लोग क्या बात करेंगे कि मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का। तो ऑक्सीजन जो होगी, जो एयर से ऑक्सीजन आएगी वो नॉस्ट्रिल से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए ब्रांचियोल्स तक पहुंचती है और ब्रांचियोल से तमाम जो एयर के शैक्स लगे हुए हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं, इन एल्वियोलाई में ये एयर आती है, ऑक्सीजन आती है। और एल्वियोलाई में जो है वो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसमें जो ऑक्सीजन होगी वो डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड के अंदर। ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है जिसमें एक कलरफुल पिगमेंट पाया जाता है जो कि आयरन का एक कंटेंट होता है जिसको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो इंटर होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो हीमोग्लोबिन इज द पार्ट which combine the oxygen from the lungs through alveoli। किसके द्वारा? एल्वियोलाई। डिफ्यूजन का प्लेस क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है ब्लड से किधर? एल्वियोलाई में। तो अभी हीमोग्लोबिन के साथ ये कंबाइन होती है और ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन जो है वो इस ऑक्सीजन को लेके जाता है और पूरी बॉडी के सेल टू सेल पहुंचा देता है। हर सेल में जो है वो ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है। अब चूंकि सेल के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी वो सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो ब्लड से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है किसमें? सेल में। और सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूज हो जाती है किसमें? ब्लड में। और पुनः ब्लड के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहुंच जाती है कहां पे? एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई में डिफ्यूज होती है, फिर वहां से वो लंग्स में, और लंग्स से ट्रैकिया से होते हुए, नॉस्ट्रिल से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कहां पहुंच जाती है? एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का। अब
इसमें जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम एक सक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन इनहेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाती है। ध्यान रहे कि डायाफ्राम जो होता है वो सक्शन क्रिएट करता है और इस सक्शन के कारण जो है वो ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ब्रीदिंग का ये कंप्लीट प्रोसेस होता है और ये था आप लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा कि रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी देख सकते हैं, जिसमें हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुंह से जो है जो गैसेस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, इस चीज को जानने के लिए हम लोग क्या करें, एक ट्यूब लेके, टेस्ट ट्यूब लेकर के और ट्यूब के साथ सेटअप करें और मुंह से जब हम लोग गैस को निकालेंगे उस ट्यूब में, जिस ट्यूब में लाइम वाटर भरा होगा, तो लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की हो जाता है। तो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट हम लोग सेटअप कर सकते हैं। तो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट जो है अपनी बुक से देख लीजिएगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितनी भी चीजें हमने आपको बताई वो सारी चीजें आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करिएगा और उनको प्रिपेयर करिएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग इन सारी चीजों को प्रिपेयर करते रहिए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी